अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मेहरान यूनिवर्सिटी का पेपर एक्सप्लेन करेंगे 2017 का। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय। तो डेसिमल सिस्टम जो था वो इंडियन ने इन्वेंटेड किया था, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अ कार सफर्स हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर कार विथ 100 न्यूटन फोर्स ऑफ इम्पैक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ 2 मिलीसेकंड द इम्पल्स इज गिवन बाय। तो इम्पल्स का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यहाँ पे फोर्स हमें 100 न्यूटन दिया गया है और टाइम हमें 2 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे -3 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10⁻³ आएगा, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0.2 होगा। तो इसका ऑप्शन सही ए होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो हमेशा वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक बहुत छोटा यूनिट है, इसीलिए हम सही इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, अगर सिर्फ वोल्ट लिखा होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होगा या एनर्जी का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मेजर्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 6 when light is incident on diffraction grating the light that will be deviate from the central image will be। तो जो लाइट सेंट्रल इमेज से डेविएट होगी वो रेड होगी, इसका ऑप्शन सही डी होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 गामा रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ। तो आपको पता है गामा रेज हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो अगर आपने वर्क डन किया है गैस को एक्सपेंड करवा के एडियाबेटिक के दौरान, तो इसका मतलब है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज़ होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। यह चैप्टर नंबर 11 से है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि चैप्टर नंबर 13 से है। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इट्स। हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है और लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ करने से नहीं होगा, डायामीटर इंक्रीज़ करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डायामीटर इंक्रीज़ करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ हो जाएगी। लेंथ, तो इसका सही ऑप्शन है लेंथ। उसके बाद इसका सही ऑप्शन लेंथ हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 वी कैन राइट 1 किलो। हम 1 किलो को कैसे लिख सकते हैं? तो किलो को लिखने का तरीका है 10⁻3, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ अ वेक्टर इज़ डिनोटेड बाय ए देन इट्स एक्स कंपोनेंट गिवन बाय। तो एक्स कंपोनेंट हम देते हैं ए कॉस थीटा और उसके साथ आई लगाते हैं, क्योंकि आई जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स कंपोनेंट को शो करता है। तो ए कॉस थीटा ये थीटा है और इसके साथ लगेगा आई, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज़। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर लिखने का फार्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसका सही आंसर होगा a/2, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है इलास्टिक कोलिजन इज डेट कोलिजन ड्यूरिंग विच। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम इज़ कंजर्व, एनर्जी इज़ कंजर्व, मास इज़ कंजर्व, टोटल एंगुलर, तो इसमें सही ऑप्शन जो है मोमेंटम है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा होता तो वो भी सही होता।
बहरहाल यहाँ पे हम कहेंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है, इसको मैं सी करूँगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सैटेलाइट रिमेन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय। तो जो हमारी सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है, इस केस में हमारी सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो हम कहते हैं सैटेलाइट पे हमारी अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन सैटेलाइट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन अलॉन्ग किलोज पाथ इज। तो कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें वर्क डन किलोज पाथ में 0 होता है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल फोर्सेस एंड टॉर्क्स विल बिकम इक्वल टू। तो ये चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन लिया गया है, और ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों अप्लाई होंगी। सॉरी, ये चैप्टर 5 का है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस और सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स आर एंटी नोड्स इज सेम एंड इक्वल टू। ये बिल्कुल सही है। जितना डिस्टेंस दो नोड्स के बीच में होता है उतना ही एंटी नोड्स के, और दो नोड्स या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हम कहेंगे हाफ ऑफ वेवलेंथ यानी ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस यानी वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द व्हीट स्टोन ब्रिज इज़ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव तब होती है जब सारे जो आर्म्स रेशो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। तो इनका ऑप्शन ए होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को चेंज कर सकता है, यानी उसको कम भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये नहीं होगा। ट्रांसफार्म अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, तो ये बिल्कुल सही है, यानी वो एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्म करता है। ट्रांसफार्म मीन्स कम या ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, और 13 से, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि एक, तो क्वेश्चन नंबर 23, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1600 ईयर्स। What is the friction of radium sample that would survive after 6,400 years? तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि 6,400 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ्स आएंगी। तो अगर हम 6,400 को 1600 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब होगा 4 लाइफ्स इसमें आएंगी। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2 बचेगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2 का आधा यानी 1/4, और जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/4 का आधा यानी 1/8, और जब फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/8 का हाफ मीन्स 1/16। तो पहली हाफ लाइफ का पीरियड होगा 16 ईयर, और दूसरी हाफ लाइफ तब गुजरेगी जब इसको 32 ईयर्स हो जाएंगे, और फिर 4800 ईयर्स, और फिर 64। बहरहाल कितना बचेगा तो हम कहेंगे 1/16 बचेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज़ डबल्ड
एंड देयर मासेस आर आल्सो डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने दोनों मासेस को डबल किया है, हमने रेडियस को भी डबल किया है, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है रिमेन्स अनचेंज। इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख लें। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन थिन फिल्म इज़ ड्यू टू। तो जो थिन फिल्म में जो कलर नज़र आते हैं वो हमेशा लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से नज़र आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो इसी तरीके से हमने मेरान यूनिवर्सिटी का 2017 का जो पेपर था फ़िज़िक्स का पोर्शन हमने एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हमारे चैनल पे 2018 का भी है, 2019 का भी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इन डिटेल्स के मुताबिक जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक आ सकें।